अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की गुलिस्तान अदब किताब से जो शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल जो कि आपके निशान में शामिल है, इस गज़ल का मुताला करेंगे और इस गज़ल के जितने भी अशार हैं उन तमाम अशार की तसरीह बहुत ही आसान ज़बान में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीनन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर तो आपको करना ही है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे आज़ीज़ाना मुफलिसाना दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया के आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का और समझते हैं कि क्लास 11th में जो गुलिस्तान अदब में जो आपके निसाब में शामिल हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब, इनकी जो गज़ल है इसके कौन वो जो शेर हैं अशार हैं इनकी गज़ल के, उनकी तस्रीह किस तरीके से आपको करनी है अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए। ठीक है, पहले शेर की जब तस्रीह करूँगा तो उसमें मैं शायर का हवाला भी आपको बताऊंगा। इसी तरीके से आपको करना है एग्ज़ाम में, अगर आपसे कोई भी शेर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपको शायर का हवाला यानी शायर का तारुफ आपको लिखना है, उसके बाद में उस शेर की आपको तस्रीह करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारे शायर का नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। इनकी पैदाइश हुई थी 1777 में, 1847 के अंदर इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, इनका पहला शेर जैसा कि आपकी निशान में शामिल है, पहला शेर है इस गज़ल का, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। बड़ा प्यारा शेर है इस गज़ल का, मतला है ये, और मतलब आप जानते ही हैं कि गज़ल के पहले शेर को कहते हैं जिसमें दोनों गज़ल के दोनों मिसरे जो होते हैं हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बार बार मैं हर गज़ल जब भी मैं आपको किसी गज़ल की तस्रीह बताता हूँ तो हर बार मैं ये बात आपको बताता हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको अपने जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो शेर हमारा है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। इसकी तशरीह आप किस तरीके से करेंगे, इससे पहले शायर का तारुफ देख लेते हैं। आपको इस तरीके से लिखे आना है, मंदरजा वाला शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब से शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल से माखूज़ है। ये बात आपको लिखनी है। ठीक है ना, जिस भी शायर का शेर है वो आप इस बारे में इस तरीके से ये लाइन आपको ज़रूर लिखना जब आप शायर का हवाला देते हैं। जो उर्दू के मशहूर क्लासिकी शायर और दहली स्कूल ऑफ उर्दू शायरी के अहम सतून माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात इनके बारे में एडिशनल मैंने आपको बता दी कि जो ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब जो है ये क्लासिकल शायर का जो है इनको रुतबा हासिल है। क्लासिकल शायर आप अगर माने तो 18वीं से 19वीं सदी के दरमियान जो भी शायर हुए थे तो उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ क्लासिकल शायर उन्हें माना जाता है। और एक ख़ास बात ये होती है कि इनकी शायरी में आपको रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी मिलेगी, हुस्न तालील इस्तिआरा वगैरह जो शेरी शिन्फ़ है इनका इस्तेमाल बखूबी इनकी शायरी में आपको मिलता है। तो ये बातें क्लासिकल जो शायर होते हैं उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने शायर का तारुफ लिखना है। अब बात करते हैं शेर की तसरीह की। तो शेर की तसरीह कुछ इस तरीके से काफ़ी आसान है। शायर गज़ल के मतला में फ़रमाते हैं, यानी इस शेर में यानी ये जो आपकी गज़ल का मतला है इसमें शायर फ़रमाते हैं कि हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हम अपने महबूब की खूबसूरती के मामले में फूल के बराबर बिठाते। यानी शायर फरमा रहे हैं अपने महबूब को मुखातिब होकर कर ये कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मेरे महबूब को फूल के बराबर बिठाता और बेकरार और बेचैन बुलबुल के मानिंद उससे गुफ्तगू करते, मगर अफसोस कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इस शेर में इश्किया जज्बात को बुलबुल व गुल की रिवायती इस्तिआरों से बयान किया गया है। यानी इस जो पहला जो शेर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, तो इसमें शायर फरमा रहे हैं कि मेरी तमन्ना थी, मेरी आरज़ू थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मेरे महबूब को गुल के रूबरू करके यानी उसकी गुल के रूबरू बिठाता और फिर जो गुल का आशिक है बुलबुल यानी गुल के आशिक को क्या बताया है, बुलबुल, उससे मैं गुफ्तगू करता और उससे पूछता कि बता तेरा महबूब सुंदर है, तेरा महबूब खूबसूरत है या मेरा महबूब खूबसूरत है। यानी इस तरीके से मैं उस बुलबुल से गुफ्तगू करता, ये मेरी तमन्ना थी, मगर अफसोस वो मेरी तमन्ना, वो मेरी आरज़ू, वो मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। है ना, तो इस तरीके से आपको लिखना है। काफ़ी आसान सा ये शेर था, तो इसकी तस्वीर मैंने आपको बता दी, इसी तरीके से आपको लिख के आना है। अब चलते हैं अगले शेर की जानिब और अगला शेर हमारा ये रहा, पयाम्बर न मैसर हुआ तो खूब हुआ, पयाम्बर न मैसर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। एक बार दोबारा पढ़ूंगा, पयाम्बर न मैसर हुआ तो क्या पयाम्बर न मैसर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। अब इसमें क्या फरमा रहे शायर, इसमें शायर कहते हैं
आतिश फरमाते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ कि हमारी बात को महबूब तक पहुंचाने के लिए कोई पैगंबर नहीं मिला। पैगंबर बोलते हैं कासिद को, यानी पैगाम पहुंचाने वाले को, मैसेंजर कह सकते हो आप। तो अच्छा हुआ कि हमें कोई मैसेंजर ना मिला, अच्छा हुआ हमें कोई कासिद ना मिला, अच्छा हुआ हमें कोई पैगंबर ना मिला जो हमारी बात को, मेरे दिल के ख्याल को, मेरे जज्बातों को मेरे महबूब तक पहुँचाए। वरना गैर की ज़बान से शायद हमारी बात महबूब तक पहुँच पाना नामुमकिन भी था। यानी हम गैर को अपनी दिल की बात, अपने दिली जज्बात को हम गैर गैर आदमी को अच्छी तरीके से नहीं बता पाते। तो अच्छा हुआ कि हमें पैगंबर, अच्छा हुआ कि मुझे पैगंबर ना मिला, मुझे कासिद ना मिला। कासिद मतलब मुझे पैगाम पहुंचाने वाला नहीं मिला, अच्छा हुआ। वरना अगर मिलता तो मैं उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता। यानी गैर के सामने हम अपनी ख्वाहिश का इजहार कैसे करते हैं। यानी जो बात मैं जानता हूँ, जो बात मेरे दिल में मेरे महबूब के लिए, वो बात मैं अगर किसी पैगंबर के ज़रिए वो मैसेज मेरे महबूब तक पहुँचाता तो शायद मुमकिन ना था, क्योंकि पूरी बात में उसे मेरे जो जज्बात हैं वो उस पैगंबर को नहीं बता पाता, है ना। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले शेर की जानिब, और अगला शेर हमारा ये रहा। मेरी तरह से माँ व महर भी हैं आवारा, मेरी तरह से माँ व महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। अब इसकी तस्रीर किस तरीके से आपको लिखनी है, तो इसकी तस्रीर आप इस तरीके से लिखेंगे कि इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मेरी तरह सूरज व चांद, यानी माँ है, माँ का मतलब है चांद, और महर होता है सूरज। तो यानी मेरी तरह सूरज व चांद भी किसी के आशिक हैं। यानी ये बात इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि मेरी तरह, जिस तरीके से मैं किसी का आशिक हूँ, उसी तरीके से ये चांद सूरज हैं, ये भी किसी के आशिक हैं। इसीलिए तो अपने माशूक की तलाश में ये लगे रहते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं। अब इस शेर में हुस्न तालील का इस्तेमाल हुआ है। अब हुस्न तालील क्या होता है? हुस्न तालील मतलब एक तरीके से कोई भी जो घटना है उसका हम काल्पनिक कारण बनाते हैं, हालांकि उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। जैसे मान लो इसमें बताया गया, जैसे माह और जो सूरज और चांद के बारे में बता दिया कि वो किसी के इश्क में चक्कर लगा रहे, हालांकि ऐसा हकीकत में ऐसा थोड़ी है, ये तो एक कुदरत का निज़ाम है ना। कुदरत का निज़ाम है, उस हिसाब से वो चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर शायर ने हुस्न तालील का इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, एक तरीके से काल्पनिक कारण बताया जिससे शायरी में खूबसूरती आ जाए, जबकि इसका हकीकत से कोई भी वास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी ऐसे बता रहा है कि चांद और सूरज भी किसी से इश्क करते होंगे, उसके चक्कर में वो उसी को ढूंढते हुए चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसा हकीकत में नहीं है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, ये तो कुदरत का निज़ाम है। लेकिन शायर ने यहाँ पर हुस्न तालील का इस्तेमाल करते हुए शायरी में खूबसूरती पैदा की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तस्रीर लिखनी है। एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। शायर फरमाते हैं कि मेरी तरह सूरज व चांद भी किसी के आशिक हैं, इसलिए अपनी माशूक की तलाश में लगे रहते हैं। इस शेर में हुस्न तालील का इस्तेमाल हुआ है। तो समझ में आ गया हो आपको? हुस्न तालील क्या होता है? एक तरीके से किसी भी घटना का काल्पनिक कारण बताना जिसका हकीकत से कोई भी वास्ता ना होना, ठीक। अब चलते हैं अगले शेर की जानिब, और अगला शेर हमारा ये रहा। वो जाने जहाँ नहीं आता तो मौत ही आती, वो जाने जहाँ नहीं आता तो मौत ही आती, दिल व जिगर को कहाँ तक भला लहू करते। वो जाने जहाँ नहीं आता तो मौत ही आती, दिले जिगर को कहाँ तक भला लहू करते। अब इस शेर की तस्वीर आपको इस तरीके से लिखनी है। इसमें शायर फरमाते हैं, इसमें आतिश फरमाते हैं कि महबूब अपने आशिक से हमेशा आने का वादा करता है, यानी अपने महबूब को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि महबूब जो है, मेरा महबूब जो है, हमेशा अपने आशिक से आने का वादा करता है, मगर वो वादा को निभाता नहीं है, यानी वादा को कभी पूरा नहीं करता। इस वादा खिलाफी से तंग आकर आशिक मौत की दुआ करता है कि रोज़ रोज़ रोने की जगह रोज़ रोज़ रोने को जिगर कहाँ से लाया जाए। यानी रोज़ रोज़ अब मुझसे रोया नहीं जाता, अपने आशिक की जो है जुदाई में मुझसे रोज़ रोज़ रोया नहीं जाता। बेहतर यही है कि महबूब नहीं आता तो मौत ही आ जाए, ताकि इस जुदाई और वादा खिलाफी से निजात मिल जाए। यानी अब रोज़ रोज़ महबूब का इंतज़ार में वो क्या है, तड़प तड़प के जब आशिक जो है वो रोता है, तो उसमें वो एक तरह से कहता है कि बेहतर यही कि मुझे अब मेरा आशिक नहीं आ रहा, मेरा महबूब जो मुझसे मिलने नहीं आ रहा है, तो बेहतर होगा कि मुझे मौत आ जाए, ताकि ये रोज़ रोज़ की ये जो जुदाई वाला सिस्टम है, ये जो वादा खिलाफ़ी है जो है, इससे मुझे निजात मिल जाए और मैं सुकून की मौत मर सकूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तस्रीर में इस तरीके से आपको लिख के आना है, ठीक है। अब चलते हैं आखिर शेर की जानिब, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, और जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे मक्ता कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि गज़ल का आखिरी शेर है, इसमें शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया है। शेर को पढ़ते हैं। न पूछ आलम बरगस्ता ताले आतिस, न पूछ आलम बरगस्ता ताले आतिस, बरसती आग जो बारह की आरजू करते, बरसती आग जो बारह की आरजू करते। तो यहाँ पर अपने नाम का जिक्र किया, यानी आती अपना तखल्लुस बयान किया है। तो ये है इस गज़ल का मक्ता, ठीक है। इसकी तस्रीर किस तरीके से आपको लिखनी है वो देख लेते हैं। गज़ल के इस मक्ता में आतिश अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए आतिश, तेरी किस्मत तो इतनी ख़राब है कि अगर तू पानी की ख्वाहिश करता,
اگر تو پانی کی خواہش کرتا ہے تو پانی کی جگہ آسمان سے آگ برستی ہے. یعنی اگر تو پانی کی بھی خواہش کرے گا نا تو پانی کی جگہ آسمان سے کیا برسے گی؟ آگ برسے گی. یعنی جو تو چاہتا ہے اس کے برعکس ہوتا ہے. یعنی اپنی قسمت پر افسوس کرتے ہوئے آتش صاحب جو شاعر صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میری قسمت تو اتنی خراب ہے، میں تو اتنا بد قسمت ہوں کہ اگر میں آسمان سے پانی کی چاہت کروں نا تو آسمان سے پانی کے بدلے کیا برسے؟ آگ برسے. تو اس طریقے سے مقطع میں شاعر نے اپنی یہ خیال بیان کیے ہیں. تو یہ تھی خواجہ حیدر علی عاطس کی غزل، جس کے 5 اشعار بہت ہی آسان زبان میں نے آپ کو سمجھائے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے کھیلتے رہیے، پڑھتے رہیے، مسکراتے رہیے. اور ہاں، ایک بات جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں میری یہ آپ سے عزیزانہ مفلسانہ درخواست ہے، اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیز انہیں لائک شیئر آپ کو کرنا ہی ہے، اور سبسکرائب بھی میرے چینل کو ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے. اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو اردو کی شوقین ہیں یا جنہوں نے سینئر کلاسز میں اردو سبجیکٹ ایز اے آپشنل سبجیکٹ لیا ہے تو انہیں ضرور آپ شیئر کریں تاکہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں. خدا حافظ.